नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पेज नंबर 27 से हम लोग आगे की पढ़ाई को जारी रखेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक जो है इस नोट्स को परचेस नहीं किया है और नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से जाकर इसे आप लोग बुक कर सकते हैं। दोस्तों, इस नोट्स में खासियत यही है कि ये नोट्स वैसे स्टूडेंट को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है जो आज तक कंप्यूटर के क्लास को कभी ज्वाइन किए ही नहीं, सर्टिफिकेट खरीद करके यानी कि परचेज करके वो फॉर्म को फिल किए हैं। जैसा कि आप लोग पिछले जो है डे 7 तक के क्लास में देखे होंगे कि मैं काफ़ी बेसिक से जो है आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और दोस्तों कुछ दिन तक ये काफ़ी बेसिक चलेगा। बेसिक के बाद आपको टॉप लेवल, मीडियम लेवल सारा चीज़ का पढ़ाई मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग परचेस नहीं किए हैं तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाके परचेस कर सकते हैं अगर आप लोग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम लोग पेज नंबर 27 पर पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग पेज नंबर 27 पर आ गए हैं और कल के क्लास में यानी कि डे 7 के क्लास में हम लोग OMR तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे OCR के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि दोस्तों अगर आपका ऑल पर क्लिक होगा तो जैसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी, सूचना जाएगी और इस वजह से आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। अगर आप बेल आइकन को दबाकर नहीं रखते हैं तो फिर आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा क्लास किस दिन अपलोड हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि सारा चीज़ आप समझ गए होंगे और अब हम लोग बात कर लेते हैं OCR के बारे में। दोस्तों, OCR का फुल फॉर्म के बारे में मैंने कल के वीडियो में बताया था। एक बार फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है OCR का फुल फॉर्म। OCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम विभिन्न डॉक्यूमेंट जैसे इमेज, PDF फाइल्स या हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट आदि को इस प्रकार के डेटा में बदल सकते हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। OCR के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पे दो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है, एक तो OCR का फुल फॉर्म, दूसरा निम्न में से वो कौन से डिवाइस हैं जो इमेज, PDF फाइल्स को हाथ से लिखे हुए जो है डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर जो समझ सके उस भाषा के रूप में परिवर्तन कर देता है। तो OCR ये एक डिवाइस है जिसको जो है आप लोग इसकी मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को जो है आप ऐसे रूप में बदल सकते हैं जो कंप्यूटर समझ सके। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे OCR का जो है इमेज आप देख सकते हैं, ये एक डिवाइस है और इसको एक बुक में रखा गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं MICR की फुल फॉर्म के बारे में भी मैंने कल के वीडियो में चर्चा किया है। MICR का पूरा नाम क्या है तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन है MICR का फुल फॉर्म। इसका प्रयोग बैंक में अधिक संख्या में चेक जांच में किया जाता है। MICR टेक्नोलॉजी में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं। MICR रीडर चेक पर छपे कैरेक्टर को चुंबकीय कोयल के संवेदन से पढ़ता है और यह जांचता है कि चेक सही है या नहीं है। चेक पर जो अक्षर छपे रहते हैं वह चुंबकीय स्याही से लिखे जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न हुआ कि चेक जो छपे रहते हैं, चेक जो जैसे आप लोग ऑर्डर मारते होंगे तो चेक जो आता है तो चेक में जो लिखे हुए जो शब्द रहते हैं, लेटर रहते हैं, अक्षर रहते हैं, वो किसके रहते हैं तो चुंबकीय स्याही के लिखे हुए रहते हैं। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा दोस्तों क्या है कि MICR का प्रयोग हम लोग क्या करने में करते हैं तो बैंक में उपयोग आता है इसका ज्यादातर, और इसको क्या बोलते हैं चेक को जांचने के लिए क्या आता है कि चेक सही है या फिर गलत है। उम्मीद करेंगे आप समझ गए और देख सकते हैं ये इसका जो MICR का जो है अब फिगर यहाँ पे डाल दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे लाइट पेन के बारे में। तो देख सकते हैं लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या आकृति का निर्माण करने के लिए किया जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई चित्र या आकृति का निर्माण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं तो याद रखना है आपको, लाइट पेन का हम लोग उपयोग करते हैं। यह भी एक पॉइंटर डिवाइस है। क्या एक पॉइंटर डिवाइस? अब देख सकते हैं पॉइंटर डिवाइस कौन है, मैंने आपको बताया था माउस के बारे में। माउस के अलावा लाइट पेन भी जो है क्या है, पॉइंटर डिवाइस है। लाइट पेन में एक फोटो सेल होता है। लाइट पेन में क्या होता है, एक फोटो सेल होता है। जब लाइट पेन से कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र बनाते हैं, जब लाइट पेन से हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर कोई चित्र बनाते हैं, इसकी पल्स स्क्रीन से क्या होता है, ट्रांसमिट होकर कंप्यूटर में सेव हो जाता है। लाइट पेन का प्रयोग मेन्यू ऑप्शन को चुनने में भी किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग CAD के कार्य में
अधिक हो रहा है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीएडी के कार्य में उपयोग में लाई जाने वाले डिवाइस का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है इसका नाम है लाइट पेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है लाइट पेन। इसके प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं वो सारा चीज मैंने आपको समझा दिया, यही है आपका लाइट पेन। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो बात करेंगे जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक का उपयोग क्या है तो देखते हैं। इसका प्रयोग जो है या इसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। क्या किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? जॉयस्टिक का प्रयोग हम लोग गेम खेलने के लिए करते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गेम खेलने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपस्थित आकृति को आसानी से मूव किया जा सकता है। मूव मतलब इधर आगे पीछे ऊपर नीचे किया जा सकता है। यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। इससे गेम खेलना सुविधाजनक होता है। गेम खेलने में आसानी होती है और बच्चा गेम खेलना पसंद करता है, तो इससे आप लोग कंप्यूटर के बारे में बेसिक कुछ जानकारी आप बच्चे को दे सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट जगा सकते हैं। इसका प्रयोग रोबोट को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग ये जो जॉयस्टिक है इसका प्रयोग रोबोट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉयस्टिक का जो यहाँ पे फोटो डाल दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब फिगर भी आपसे डाल के पूछा सकता है निम्न में से इस डिवाइस का नाम क्या है, तो आपको समझना है। अब दोस्तों हम लोग को बात करना है ट्रैक बॉल के बारे में। क्या रहता है? ट्रैक बॉल के बारे में। तो देख सकते हैं ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तरह दिखने वाला एक पॉइंटर डिवाइस है। आप देख लीजिए ट्रैक बॉल भी जो एक इनपुट डिवाइस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस पर ऊपरी सतह पर एक रबड़ की क्या होती है? बॉल लगी होती है। आप देख सकते हैं ट्रैक बॉल में क्या लगी होती है? बॉल लगी होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं जिसको घुमाने से, आप देख सकते हैं जिसको घुमाने से माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। इसको आप लोग घुमाइएगा तो क्या होगा? माउस का जो पॉइंटर होता है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तकनीकी के आधार पर कार्य करता है। किसके आधार पर कार्य करता है? तो माउस की तकनीकी के आधार पर ट्रैक बॉल कार्य करता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रैक बॉल निम्न में से किस तकनीकी पर आधारित है। तो याद रखना है माउस की तकनीकी पर ही है आधारित है, और ये इसका फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो अब हम लोग बात करेंगे टच स्क्रीन की। किसकी हम लोग बात करेंगे? टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जो मैंने कल के क्लास में बताया है, और इसलिए मैं कल के क्लास में बोला था कि 1 से 2 नंबर आप लोग का 100% इससे पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने काफी मतलब कम समय में उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात की हुई है। तो दोस्तों टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन की सहायता से इनपुट देने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। उंगली से हम लोग टच करते हैं तो जाता है, या फिर एक पेंसिल टाइप का भी होता है। पहले के समय में फोन में एक पेंसिल टाइप का रहता था, उससे भी टच करते थे। ठीक है, अभी तो ज्यादातर लोग उंगली का ही प्रयोग करते हैं। उंगलियों के प्रयोग से स्क्रीन पर दिखने वाले ऑब्जेक्ट को चुना जा सकता है। जिसको आप लोग चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं, और इसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जा सकते हैं। यह तकनीकी यूजर फ्रेंडली होता है। क्या ये एक यूजर फ्रेंडली है? बहुत आसान होता है, सभी लोग इसको यूजर आसानी से यूज कर लेते हैं, और इसको चलाना आसान होता है। इसमें माउस का कार्य उंगली करती है। उंगली जो हम लोगों का है वही क्या करती है? माउस का कार्य करती है। और उसके आगे बढ़े तो देख सकते हैं, और इसको चलाना आसान होता है। इसमें माउस का कार्य उंगली करती है, और जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है उसे उंगली से हम लोग क्या करते हैं? टच कर देते हैं। आज के दिनों में अधिकतर मोबाइल, ज्यादातर मोबाइल, लगभग सारे लोगों के पास टच स्क्रीन का प्रयोग ही करके हम लोग चला रहे हैं। जैसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये टच स्क्रीन जो है यहाँ पे जो है दिखाया गया, इसी पर हम लोग टच करते हैं उंगली से। आप देख सकते हैं टच कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोगों का जो है काम हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिजिटाइजिंग टेबल और ग्राफिक टेबल के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो दोस्तों डिजिटाइजिंग टेबल एक ड्राइंग सतह होती है। डिजिटाइजिंग टेबल क्या होती है? ड्राइंग सतह होती है, जिसके साथ एक पेन या माउस होता है। जिसके साथ क्या होता है? एक पेन या माउस होता है। इस टेबल पर पतले, आप देख सकते हैं इस टेबल पर जो है पतले तार का जाल होता है, जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। इसके ऊपर एक क्या होती है? इसके ऊपर क्या होता है? स्कैनिंग हेड लगा होता है। स्कैनिंग हेड लगा होता है, जिसे पक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पक कहते हैं। अब देख सकते हैं आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे निकल के आ रहा है कि डिजिटाइजिंग टेबल और ग्राफिक टेबल, ठीक है, के ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना आपको, पक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक कहा जाता है।
आप देख सकते हैं इतने चीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक से पढ़ेंगे तो काफी नॉलेज आप लोगों का बढ़ेगा। क्या कहते हैं इसको? पक कहते हैं। किसको कहते हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। तो डिजिटाइजिंग जो होता है, डिजिटाइजिंग टेबल और ग्राफिक टेबल के ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा होता है जिसे पक कहते हैं। इसका प्रयोग जो है अक्षर को इच्छित ग्राफिकल स्थिति में पाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से ग्राफ का निर्माण भी किया जा सकता है, इसलिए इसे ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसलिए ग्राफ टेबल भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है फिगर डाल दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे बार कोड रीडर की, BCR की। इसके बारे में मैंने कल चर्चा किया है और वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने आप सभी को बताया है। तो बार कोड रीडर का प्रयोग बार कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट के ऊपर छपे, प्रोडक्ट आप कोई भी लेते होंगे तो उसके ऊपर छपा क्या होता है? एक बार कोड होता है ना। उस बार कोड में कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी छिपी होती है। बार कोड सिर्फ बार कोड नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी जानकारी छिपी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो जानकारी छिपी हुई होती है जिसको रीड करने के लिए, जिसको क्या करते हैं? रीड करने के लिए बार कोड रीडर का हम लोग उपयोग करते हैं। मार्केट में जो है आप देख सकते हैं मार्केट में उपलब्ध अधिकतर प्रोडक्ट को बार कोड दिया जाता है। जो बार कोड आप मार्केट में कुछ भी लीजिएगा, साबुन लीजिएगा, शैम्पू लीजिएगा या मॉल में कोई कपड़ा लीजिएगा, वो लोग स्कैन करता है। ठीक है, क्या करते हैं? बार कोड दिया जाता है जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी होती है। जिसमें क्या होता है? बहुत जानकारी होती है और जिसकी सहायता से क्या होता है ना कि कम समय में सारा जो है जानकारी मिल जाता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं उनका प्राइस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चल जाता है और इसको क्या कहते हैं? आदि पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी प्राइस पढ़ने के लिए, प्राइस जानने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है ये जानने के लिए, तथा बिलिंग काउंटर पर बिल तैयार करने में भी इसका प्रयोग किया है। आप देख रहे हैं मॉल सब में जाइएगा तो वहाँ बिल मैनुअली नहीं, इसी से जो है आपके जो है जो भी लीजिएगा उस पर सटाएगा, बार कोड स्कैन करेगा और आपका बिल बनाते हुए चले जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे आउटपुट डिवाइस, और कल का क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कल के क्लास से भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है निकल कर आपके इस अगले सेशन में यानी कि डे 9 सेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।